नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इसके अंतर्गत आपका सीखने की प्रक्रिया आती है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत। और सीखने की प्रक्रिया को मैंने समझाया भी था कि क्या होता है संवेदना, क्या होता है प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली। तो ये वाला पॉइंट मैंने कवर करा दिया। इसके बाद मैंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम छात्र को लेकर के भी बात करते हैं और फिर मैंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम शिक्षक को लेकर के भी बात करते हैं। और मुख्य रूप से दोस्तों आप जानते ही हो कि जो लोग टीचर बनने वाले होते हैं उन्हीं को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है और ज्यादातर शिक्षक को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सारे मुद्दे आपके इससे जुड़े होते हैं। और इसके बाद जिस पर बात करनी होती है वो आपका सीखने का वातावरण। तो ये आपका वंशानुक्रम और वातावरण के चैप्टर में हम इसको बात कर लेंगे, सीखने का वातावरण। और फिर इसके बाद सीखने संबंधी अनुभव, जो बाद के चैप्टर है आपके यहाँ पर अधिगम, व्यक्तित्व, ये सब इसी जो है इसी पॉइंट को लेकर के बात करते हैं, सीखने संबंधित अनुभव। तो इतने पॉइंटों में हमें यहाँ पर बात करनी होती है। इसमें से मैंने सीखने की प्रक्रिया कंप्लीट करा दी है और इसको वंशानुक्रम वातावरण के चैप्टर में कवर करेंगे और सीखने का अनुभव जैसे अधिगम पढ़ोगे, व्यक्तित्व पढ़ोगे, तो वही सारी चीजें आपकी बताई जाती है। और आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा छात्र और शिक्षक को लेकर। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट, टीचर, शिक्षक। तो शिक्षक तीन प्रकार की क्रियाओं से होकर के आपका गुजरता है। एक तो क्लास में जाने के पहले की क्रिया क्या होती और क्लासरूम के अंदर जब वो शिक्षण कार्य कर रहा होता है तब क्या करता है टीचर, और क्लास लेने के बाद टीचर क्या करता है। तो कुल मिलाकर के तीन भागों में आप इसको बांट सकते हो शिक्षक की प्रोसेस को। जो टीचर एक्टिविटी करता है शिक्षण करने के दौरान, तो ये आपका पूर्व हो गया, पूर्व क्रिया बोल सकते हो, और इसको आप अंतः क्रिया बोल सकते हो, अंतः क्रिया अवस्था। तीन अवस्थाओं से होकर के गुजरेगा टीचर। और ये है यहां पर उत्तर क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। तो जो सबसे पहली अवस्था आती है पूर्व क्रिया अवस्था, इसी अवस्था में टीचर प्लानिंग करता है कि मुझे इस चैप्टर को बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो जो प्लानिंग करने का काम है, और प्लानिंग करते समय वो किस चीज का निर्माण करता है, तो लेसन प्लान बनाता है, लेसन प्लान बनाता है। और लेसन प्लान में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी, वो क्या है, प्रस्तावना प्रश्न। जिस टॉपिक को आप बच्चों को पढ़ाने चल रहे हैं उस टॉपिक के नाम को कैसे लेकर के आना है, ये आप प्रस्तावना प्रश्न के सहारे से ही निकलवाते हो बच्चों। और दूसरी बात देखो, जैसे आप बीएड किए हो, तो बीएड करने के दौरान जिन लोगों ने वास्तव में बीएड किया है, केवल डिग्रियां नहीं ली है, तो बीएड करने के दौरान आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। वो भी आपका शिक्षक के क्लासरूम के पहले का पार्ट होता है, सूक्ष्म शिक्षण। और जो माइक्रो टीचिंग है वो भारतीय समय के अनुसार इसको 36 मिनट का बताया गया। माइक्रो टीचिंग में भी क्या किया जाता है, जैसे लेसन प्लान बनाना है तो लेसन प्लान बनाओगे, तो लेसन प्लान को ही हम बोल रहे हैं प्लानिंग कर रहा है टीचर, प्लानिंग करता है। और प्लानिंग करने के लिए समय ये यहाँ पर काउंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि घर से ही प्लानिंग करके आएगा। इसके बाद वो क्या करता है, टीचिंग करता है, पढ़ाता है बच्चों को। और पढ़ाने के बाद फिर क्या करता है, 6 मिनट का टाइम होता है आपका। पढ़ाने के बाद फीडबैक उसको मिलते हैं। फीडबैक का मतलब है कहां पर आपने पढ़ाते समय क्या गलतियां की हैं, ऐसी यहां पर प्रतिपुष्टि दी जाती है। और फीडबैक का भी टाइम जो माइक्रो टीचिंग का बताया गया है वो भी आपका 6 मिनट का होता है। और फीडबैक के बाद क्या करता है टीचर, फीडबैक के बाद रीप्लानिंग करता है। और जब रीप्लानिंग करेगा तो इसमें भी 12 मिनट का समय लगेगा इसको। प्लानिंग करने में हमेशा दोस्तों ज्यादा टाइम लगता है। ये तो प्लानिंग घर से करके लाया था,
इसलिए इसका टाइम मैंने नहीं जोड़ा। इसके बाद रीप्लानिंग किया, इसके बाद रीफीडबैक उसको मिलेगा, पुनः फीडबैक दिया जाएगा और फिर से ये समय आपका 6 मिनट का होगा और रीफीडबैक के बाद फिर से रीटीचिंग करेगा, पुनः शिक्षण करेगा। इसका भी समय आपका 6 मिनट का दिया जाता है। अब आप इसको देखो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, तो 26 से 36, ये टोटल आपका 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग होता है, जिससे होकर के किसी शिक्षक को गुजरना होता है। और माइक्रो टीचिंग का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो शिक्षक के एक एक कौशल को विकसित करना है। भाई लिखने का कौशल है तो एक बार लिखने का अभ्यास करा दिया, माइक्रो टीचिंग से होकर गुजार दिया। बोलने का कौशल है, एक बार उसको गुजार दिया। एक बार उदाहरण देने का कौशल है, उसको गुजार दिया। तो अगर प्रश्न आता है कि सूक्ष्म शिक्षण कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो आपको उत्तर क्या होगा कि शिक्षक के प्रत्येक कौशल को विकसित करना ही माइक्रो टीचिंग का प्रमुख उद्देश्य होता है। और माइक्रो टीचिंग में भारतीय समय अनुसार कितना टोटल टाइम माना गया है? 36 मिनट का टाइम माना गया है। उसमें से किसका टाइम नहीं गिना जाता है? तो जो प्लानिंग करके लाता है वो घर से करके लाता है, इसलिए माइक्रो टीचिंग करने के दौरान उसके टाइम को काउंट नहीं किया जाता है। और सबसे ज्यादा समय किसी में लगता है प्लानिंग करने में, जब वो दोबारा प्लानिंग कर रहा होता है फीडबैक पाने के बाद। तो ये तो टीचर को करना होता है कि लेसन प्लान बनाना है, फिर लेसन प्लान बना करके क्या करना है, माइक्रो टीचिंग करना है, और माइक्रो टीचिंग करके अपने एक एक कौशल को यहाँ पर विकसित करना होता है शिक्षक। इसके बाद देखिए शिक्षक क्या करता है, ये जो है यहाँ पर जो है पूर्व क्रियावस्था में इतना करने के बाद अंतः क्रियावस्था में आता है। अंतः क्रियावस्था का मतलब है क्लासरूम के अंदर होता है। और जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा होगा तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या उस विषय में, उस चैप्टर में रुचि है छात्रों, और अगर नहीं है तो रुचि को कैसे बनाया जाए। तो एक तो टीचर की रुचि को बनाए रखना, ये टीचर का प्रमुख कार्य होता है जब यहाँ पर अंतः क्रिया अवस्था में आता है शिक्षक। और दूसरा कार्य होता है कि सीखने के दौरान बच्चों को थकान महसूस ना हो, या सीखने के पठार का निर्माण ना होने पाए, सीखने का पठार ना बनने पाए, इसके लिए भी टीचर को काम करना होता है। और आप दोस्तों जानते हो कि सीखने का पठार से ऐसे है कि एक ऐसी अवस्था से है कि जब विद्यार्थी सीखना बंद कर देता है, केवल सीखी गई बातों को ही रिवाइज करता रहता है। और सीखने का पठार बनने का एक प्रमुख कारण ये होता है कि उसमें रुचि ना होना। तो कम से कम शिक्षक को रुचिपूर्ण उस चैप्टर को बनाए रखना चाहिए। और दूसरा जो कारण होता है, एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने में भी रुचि नहीं रहती है, या थक जाता है बालक, या बार बार अगर शिक्षण विधियों में बदलाव किया जाता है तो भी बालक नहीं समझ पाता। तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रुचि बनाए रखना है अंतः क्रियावस्था के दौरान। और 1 घंटे के लेक्चर ले रहे हैं तो भी ध्यान रखना है सीखने का पठार छात्र में न बनने पाए। और दूसरा, तीसरी जो बात ध्यान रखनी है वो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी क्लास में हर तरह के छात्र हैं, किसी का लेवल कम है, किसी का लेवल ज़्यादा है, और सबको मैनेज करके चलना है। और इसी के साथ समावेशी शिक्षा के लेवल को भी ध्यान रखना है, ताकि किसी के साथ भेदभाव न होने पाए। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि विकलांग बच्चे व सामान्य बच्चे, असामान्य और विशिष्ट बच्चे दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ाया जाना ही समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। और देखो किन बातों का ध्यान रखना है जब शिक्षक अंतः क्रिया अवस्था के दौरान होगा। इसके बाद उसको ये ध्यान रखना है किसी प्रकार का लैंगिक भेद ना हो। और लैंगिक भेद का मतलब है ये नहीं मानना है कि जो है यहाँ पर लड़कियां ज्यादा होशियार होती हैं कि लड़के ज्यादा होशियार होते हैं, या इस काम को केवल लड़के ही करेंगे। अगर ऐसा टीचर के द्वारा क्लास के दौरान बातों में या उसके लेक्चर में बातें आती हैं तो लैंगिक विभेद को बढ़ावा देता है। और दोस्तों, लैंगिक विभेद एक प्रकार का क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। और जो लैंगिक विभेद है ये सामाजिक कारकों से जन्म लेता है। तो कई प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे कि लैंगिक विभेद है, तो आपको उत्तर क्या होगा, पूर्वाग्रह है। लैंगिक भेद का जन्म कैसे हुआ, तो इसका कारण क्या है, सामाजिक कारक है, न कि जैविक सत्ता है। इतना भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि लैंगिक भेद को बढ़ावा ना मिले, समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नता, सीखने का पठार ना बनने पाए जब टीचर क्लासरूम में हो, और सीखते समय बालकों में रुचियां लगातार बने। और दोस्तों, एक तो ये कि लगातार पढ़ाते समय अपने आप को ये भी देखना है कि क्या टीचर बच्चों को कुछ सिखा पा रहा है या नहीं सिखा पा रहा है। अर्थात सीखने के लिए आकलन करते रहना है
अगर टीचर बार बार अपने आप में सुधार कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सीखने के लिए आकलन लगातार कर रहा है, सीखने के लिए आकलन को ध्यान में रखे हुए। और किन बातों को ध्यान रखना कि बालक को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाया जाए चीजों को, और लगातार बालकों का समस्या समाधान जो होता है, समस्या समाधान मेथड से ही पढ़ाया जाए, ताकि हर प्रकार की समस्या का समाधान होता रहे। प्रोजेक्ट विधि भी अच्छी मानी जाती है, खेल विधि भी आपकी अच्छी मानी जाती है प्राइमरी लेवल के लिए, और यहाँ पर स्टोरी मेथड को भी अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर शिक्षण विधियों का भी यहाँ पर उपयुक्त चुनाव होना चाहिए जब टीचर अंतःक्रियावस्था के दौरान क्लास ले रहा होता है। तो इतनी बातों का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। अब देखो, एक बात और आती है कि जब कोई बालक, हम यहाँ पर अनुशासन के बाद बार बार बात करते हैं कि जब टीचर क्लास में आ जाए तो क्लास को यहाँ पर अनुशासित हो जाना चाहिए। अनुशासन का मीनिंग क्या लेना है? क्या छात्रों का शांत हो जाना ही अनुशासन है? क्या नहीं? क्योंकि आपकी एनसीएफ 2005 बताती है कि एक शोरगुल भरी क्लास ज्यादा अच्छी मानी जाती है एक शांत क्लास की अपेक्षा। तो अनुशासन का मतलब शांत रहना नहीं, या अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि शिक्षक के द्वारा छात्रों को कुछ गलत करने पर दंड मिलेगा, इस चीज का बोध होता रहे, बल्कि नहीं, ये नहीं करना, नहीं तो हमें शिक्षक डांटे। तो दंड देना भी अनुशासन नहीं, और शांत रहना भी केवल अनुशासन नहीं। तो अनुशासन क्या है? अनुशासन है कि जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो शिक्षण के प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई बाधाएं ना आए, और उसको हमें नकारात्मक वे में नहीं देखना, अर्थात जटिल अनुशासन को मान्यता नहीं प्रदान करना है, और जटिल अनुशासन की अपेक्षा लचीले अनुशासन को बढ़ावा देना है। पहली बात ध्यान रखना है, अनुशासन कहीं पर भी विकल्प में आता है कि जो शिक्षक के द्वारा क्लास में यहाँ पर जो अनुशासन बनाए रखना, ये बात बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और देखो, जैसे मान लो इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो अनुशासन को लेकर कई लोग ज्यादा वो भी रहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या समझा है कि कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, लेकिन लचीला अनुशासन होना चाहिए। तो ये बातें तो जो अंतःक्रिया अवस्था के दौरान टीचर को ध्यान रखनी है, और मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें की। इसके बाद देखिएगा उत्तर क्रिया अवस्था में क्या करना है। उत्तर क्रिया अवस्था में टीचर क्या करता है? मूल्यांकन करने का काम करता है, और मूल्यांकन का एक अलग से चैप्टर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को ही मनोविज्ञान में मान्यता प्रदान की गई है। सतत का मतलब है कि कंटिन्यू छात्रों का मूल्यांकन होते रहना चाहिए, और कंटिन्यू मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि वार्षिक परीक्षाएं होती रहें, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होना ही सतत मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मतलब है हर क्षण आप बच्चे को देखते रहें कहाँ पर क्या सुधार हो रहा है, कहाँ पर क्या सुधार करने की जरूरत है, इसी को हम बोलते हैं सतत मूल्यांकन। और बालक के विकास के हर क्षेत्र का मूल्यांकन करते रहना ही ये आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है शिक्षक के बारे में। और ये प्रश्न आपके सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 30 में से 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इतना याद रखिएगा। आइए और आगे बात करते हैं। तो गर्मी बहुत है, अब देखिए छात्र, तो एक तो पहले बात छात्रों की संख्या को लेकर के आपका प्रश्न आता रहता है कि एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए। ज्यादातर माना गया है कि 30 बच्चों पर आपका एक टीचर होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर संख्या होती है तो हम सही से शिक्षण कार्य नहीं कर पाते। और जो दूसरा प्रश्न आया करता है छात्र की स्वतंत्रता को लेकर के, तो छात्र में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जो उसको पढ़ना है, जो उसको करना है, वो उसे करने दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप जो जानते हैं कि अगर छात्र सीखने के लिए तैयार नहीं है तो शिक्षक लाख कोशिश कर ले, यहाँ पर छात्र को सिखा नहीं सकता है। तो पहले बात तो ये कि उसकी रुचि के अनुसार, छात्र की रुचि के अनुसार ही शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, और जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो तभी उसको सिखाया जाना चाहिए, और सीखने के लिए एक स्वतंत्र वातावरण प्रदान कराया जाना चाहिए। संख्या को लेकर 30:1 को बताया गया है। अब देखो सिलेबस को लेकर के बात करें तो हल काल में, वैदिक काल में, मुस्लिम काल में, ब्रिटिश काल में
आपका सिलेबस लगातार बदलता रहा। वैदिक काल में चले जाओ तो केवल वेद और उपनिषद ही पढ़ाए जाते थे। मुस्लिम काल में आओ कुरान वगैरह पढ़ाई जाने लगी। बौद्ध काल में आओ तो बौद्ध काल में कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कराया जाने लगा। ब्रिटिश काल में आओ तो ब्रिटिश काल में कई यहाँ पर मिशनरियों ने बाइबल पर ज़्यादा जोर दिया और कुछ नए विषयों को जोड़ा गया। और आज वर्तमान में देखा जाए तो हम विकास के दायरे में ज़्यादा बात करते हैं कि कौन से विषयों को छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से लेकर के हर विषय को छात्र यहाँ पर पढ़ता रहता है। और सिलेबस के क्या के बाद अगर आप देखें कि जैसे छात्र कहीं पर कुछ लिख रहा है, मान लो किसी दीवार में लिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं मानना है कि छात्र इस दीवार को गंदा कर रहा है, बल्कि ये मानना है कि छात्र क्रिएटिविटी दिखा रहा है। कुल मिलाकर के छात्र का किसी दीवार पर लिखना, स्कूल में आप देखिएगा सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, तो दीवार को नीचे ब्लैक बोर्ड से कुल मिलाकर ब्लैक पेन से पोत दिया जाता है, जिससे छात्र यहाँ पर कुछ लिखता रहे। पहली बात ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जिनको हम एक ही लेक्चर में पूरा नहीं कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि छात्र और शिक्षक को लेकर के जितनी भी बातें की जाए, पूरा का पूरा मनोविज्ञान ही आपका इस पर बात करता है, तो आपकी कम हो। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सीखने की शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से लेकर के देख रहे थे। पहले सीखने की प्रक्रिया देखी, फिर छात्र और शिक्षक के बारे में देखा। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा मनोविज्ञान पर, वो व्यवहार के अध्ययन की विधियों को लेकर के होगा। तो मैं आपसे इतना तो इच्छा रखता हूँ कि आप लोग जितना भी पढ़ाया जा रहा है नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें, या जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मुझसे एक बार दो बार, वो कम से कम रिवाइज करते चलें चीज़ों को और अपनी समझ को और विकसित करते चलें। क्योंकि दोस्तों मनोविज्ञान में फैक्ट कभी काम नहीं आते हैं। आपकी समझ जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर आप रिजल्ट दे पाएंगे। जो मैंने अभी 2 टेस्ट लिए, उसमें से जो आप लोगों का रिजल्ट रहा, 1 या 2 लोगों को नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर छात्रों का रिजल्ट बहुत घटिया था। अगर सितंबर में पेपर होगा तो 30 में से 10-12 नंबर से ज़्यादा आपके मनोविज्ञान में नहीं आने वाले हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि सितंबर में ही पेपर हो जाए और आप एक छोटी सी गलती को लेकर के लॉकडाउन दिमाग में बिठाए हो। लॉकडाउन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको पढ़ना नहीं, या आपकी यहाँ पर जो है स्टडी में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन तो बाहर लगा है, आप तो हमेशा अंदर रहते रहे हो। वो मैं बातें बार बार आपको समझाता रहता हूँ। तो आप कोशिश करिए कि एक बार फिर से पढ़ाई शुरू करें। और मेरा प्रयास है कि मैं इस चैनल में हिंदी और संस्कृत के वीडियो भी आपके अपलोड करते रहूँ, जिससे आपकी हर प्रकार की पढ़ाई, हर विषयों की पढ़ाई संविदा के हिसाब से चलती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।